हमारे जितने दलित नेता हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाबा साहब का नाम लेते हैं और हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नाम गिनवाऊं? तो आपने बिल्ली को दी है दही की रखवाली। कभी असेसमेंट किया है? चौहान साहब की तनख्वाह होगी 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए होगी। मेरी भी है, मेरी भी है। पूरा दस्तावेज बाबा साहब का उठा के पढ़िए। उनको नशा नहीं था, अफीम का नशा नहीं था कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, ताकत ले लेंगे और सारा देश चला देंगे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1919 टिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ज्ञापन मेमोरेंडम डिबेट्स करते रहे कि हम माइनॉरिटी हैं, वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। क्या बाबा साहब क्या बोले? माइनॉरिटी है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमको संविधान से सुरक्षा का उपाय चाहिए। और 1934 के घोषणा में शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी नहीं माना गया था, इसलिए नौकरियों में आरक्षण नहीं था। जब संविधान सभा में पूरे डिबेट्स हुए हैं, अभी कास्ट सेंसस होने वाला है, कास्ट सेंसस का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, असेसमेंट तो होगा बाद में कि कौन कौन जातियां जो है एक दूसरे से मुठभेड़ करेंगी। क्योंकि हमारे समाज को शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए, हमारे समाज को सत्ता चाहिए। उसके जाति का एक नेता एमएलए एमपी देखना चाहता है, बाकी जो नौकरी से कोट टाई पैंट पहन के बैठा हुआ है उसी को नशा है सत्ता का। सत्ता का मतलब संसद और विधानसभा नहीं होता है, सत्ता का मतलब विभिन्न केंद्र होते हैं, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होता है तो आपका पिछड़ा प्रधानमंत्री, ट्राइबल राष्ट्रपति है, तो लॉ मिनिस्टर, तो डंडे क्यों पड़ रहे हैं? कहीं सुनवाई है थाने में? यहाँ होगा सीआईडी आईबी वाला कोई बैठा होगा, रिपोर्ट करेगा जाके। कहीं सुनवाई है? कहीं एफआईआर दर्ज है कहीं किसी? और आप कुछ बोलिए तो 1 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाएगा। रिपीटेडली एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 131 सांसद ही है, जनरल में एक आध जीतेगा तो जीतेगा। लिमिटेड विधायक नौकरियां तो लाखों लाख नौकरियां थी, नौकरी पे आपने बहस नहीं की। और जो जो नौकरी दिया आपको, जो जो घर में पैसा पहुंचाया, मनुस्मृति क्या कहता है कि अछूतों के पास धन नहीं होना चाहिए, उसके बर्तन टूटे हुए बर्तन होने चाहिए मिट्टी के, उनके कपड़े जो है ना डेड बॉडी के कपड़े, उनके कपड़े होने चाहिए। तो जिन जिन व्यक्तियों ने आपके घर में पैसा पहुंचाया, जिन जिन व्यक्तियों ने पेंशन पहुंचाया, फ्री शिप दिया, एजुकेशन दिया, स्कॉलरशिप दिया, उन सबको आप लोगों ने गालियां दी हैं भर भर के, भर भर के। दलाल हो गया कोई चमचा हो गया, कोई दलाल हो गया। आप किसके चमचे थे? पहला जनरेशन नौकरी किए होंगे, टूटा हुआ घर रहा होगा, जाके पहले बाबूजी का पैंट शर्ट कर दे होंगे, घर बनाए होंगे पक्के मकान। 1950 के पहले कौन सी जमींदारी थी आपकी? कौन से राजे महाराजा थे आप? कौन से बैंकर थे आप? पूरा दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है फ्री शिप से, स्कॉलरशिप से और नौकरियों से हुआ है, नौकरियों से हुआ है। मेरे हाथ में एक किताब है, ये बाबू जगजीवन राम, ये क्या थे? ये दलाल थे नहीं? बोलिए ना, मैंने सुना ये पिट्टू थे। ये समाज को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो आदमी 1983 में अम्बेडकर जयंती में जो भाषण दे रहा है मद्रास में, उसके भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक पैराग्राफ। हम लोगों ने कहा ना, जितने आईएएस आईपीएस हुए, जितने नौकरी पेशा लोग हुए, सब चंदा दिया, है ना, चंदा दिया, और सब क्या हो गया? चमचा हो गया। नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं किस चीज के? क्रांति करने के लिए कर रहे हैं। और मेरे ऊपर गिरफ्तारी होती है और एफआईआर लगता है तो आप मेरे लिए आते हैं मुकदमा लड़ने, चंदा देते हैं? इंटेलेक्चुअल में, पब्लिकेशन में, किताब छापने में, रिसर्च करने में 1 रुपया खर्चा होता है? गुदगुदी वाला भाषण दे देंगे अभी कि चलिए साहब टिकट दिलवाते हैं आपको, 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाएगा तुरंत।
1 करोड़। तो इसलिए समझ गया ना ये रूलिंग क्लास कि ये सब पागल हो चुका है, इसको खाली सत्ता चाहिए, तो सत्ता के नशे में डुबा दिया, व्यवस्था खराब कर दिया। व्यवस्था थी शिक्षा, रोजगार। 5 साल रहिएगा एमएलए एमपी, एक नौकरी मिलती है तो 40 साल नौकरी करता है। अगर 20-22 साल में नौकरी में 40 बरस वो अपना घर भी चलाता है, अपने चाचा भतीजा की भी मदद करता है, आपको चंदा भी देता है, वही नौकरी पेशा वर्ग है ना, वही नौकरी पेशा वर्ग। तो भाषण में कह रहे हैं कि अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम है। मैं यहां भारत के एक ऐसे महान सपूत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे तथा देश दलित मानवता के महान अगुवा थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मौलिक सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किया। संविधान सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों को, 300 से ज्यादा मेंबर थे, अपने सभी सदस्यों की बुद्धि का समन्वय करके, सबको कन्विंस करके उन्होंने लोकसभा, विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। डॉक्टर अंबेडकर इस सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर दिसंबर 1956 में दिवंगत हो गए। आरक्षण की संपूर्ण कार्यविधि एवं संरचना बाकी थी। मैंने यथाशक्ति उस संरचना को पूरा करने का प्रयास किया। 1957 में मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। ऑफिस ऑर्डर, कैबिनेट डिसीजन नहीं था। इस पर सवर्ण मुलाजिमों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और वह आदेश निरस्त कर दिया गया। तब यह केस उच्चतम न्यायालय में लाया गया, जहां मैं विजयी रहा। उच्चतम न्यायालय में मेरे उस आदेश की पुष्टि की। मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति, प्रमोशन में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मैंने मंत्रिमंडल की सलाह लिए बगैर प्रारंभ किया था। यह घटना डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के 1 साल बाद की है। उसके बाद अन्य विभागों की सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के सामान्य आरक्षण का प्रश्न मैंने मंत्रिमंडल के सामने रखा। मैं वहां भी सफल रहा। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं और सरकारी प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के कई प्रस्ताव विचारार्थ रखा। जितने भी प्रस्ताव हमने रखे उसका विरोध हुआ, फिर भी मुझे सफलता मिली। आज इन सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और विरोध अब भी जारी है। ये किताब है। और राजनीति बहुत गंभीर काम है। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, MLA MP बनना नहीं होता है। ये बहुत ही सीरियस काम है। बाबा साहब कोई तोप लेके नहीं गए थे वहां पे, आर्गुमेंट करने गए थे। आर्गुमेंट से जीता सब कुछ। उन्होंने खुद ही कहा कि हमने 3 तरह के आंदोलन चलाए: पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधान मंडलों में आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण। इसमें से एक चीज नहीं मिला मुझे। क्या? पृथक निर्वाचन मंडल। लेकिन 2 चीज हमें मिला: सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधान मंडल में आरक्षण। उन्हीं का कहना है कि हमें जो मिला वो ठीक है, लेकिन बार बार इसको और अधिक मांग करते रहने की जरूरत है। क्या जरूरत है? मांग करते रहने की, दबाव बनाने की। उनके पूरे ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट पढ़िए, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़िए, सब जगह यह बात कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का
प्रश्न है जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसकी बुर्जुआजी नहीं होती है, जिसके प्रोफेशनल नहीं होते हैं, वो कभी सत्ता वत्ता नहीं चला सकता, क्योंकि व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठे रहिए, व्यवस्था चलाने वाले कोई और लोग हैं, वही लगवा आपको ट्रैप में फंसाएंगे और वही जेल में देंगे। प्रमाण है ना, लालू प्रसाद यादव जी और कई नेता डर के मारे घर में बैठे हुए हैं, ईडी या सीबीआई के डर से। ये कोई रॉकेट साइंस है, सब लोग जानता है। आंदोलन नहीं है, कहीं डिमांड नहीं है, कहीं मूवमेंट नहीं है। अब तो मिला जुला के बाबा साहब ने फोकस रखा था ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। बाबा साहब का परिनिर्वाण तो 56 में हो गया, तो फिर इतने यूनिवर्सिटी कॉलेज IIT मेडिकल कॉलेज सब में आरक्षण कैसे लागू हो गया? सरकारी नौकरियों में आरक्षण कैसे लागू होगा? हम कैसे नौकरी में आए, चौहान साहब कैसे नौकरी में आए? इस नौकरी के लिए, हम दोनों की नौकरी के लिए आपका आंदोलन कहाँ जिम्मेदार है, बताइए जरा। कौन सा डिमांड मेमोरेंडम रखे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में? मतलब सत्ता मिलेगी तब करेंगे, नहीं जब तक जो मिला है उसको खत्म होने दे। यही तो कर रहे हैं, सब सामने है ना कि 50 साल में अगर 20 लाख SC ST कर्मचारी का निर्माण हुआ तो कितने अरब रुपए आपके घर में गए, उसे काउंटिंग कीजिए, पहले काउंटिंग कीजिए ना। मैं ONGC में क्या था प्रोग्राम में, जवाहरलाल नेहरू ने खोला था ONGC ना, उसमें पहले 30,000 कर्मचारी थे, अब घट के आ गए 21,000। उसमें से SC ST के 7,500 है। हमने कहा कि एक काम कीजिए, मेरी मैथमेटिक्स बहुत खराब है, आप में से कोई मैथमेटिशियन होंगे तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए। 7,500 लोगों के घर में अगर एवरेज 1 लाख रुपया जा रहा है महीना तनख्वाह, एवरेज, किसी का 4 लाख भी होगा, किसी का 75,000, एवरेज में कह रहा हूं, तो कितने अरब रुपए हुए जरा कैलकुलेट कर लीजिए एक साल में। वो सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। आप देखना, अभी 10 साल ठहरो, मैं, चंद्रभान जी, चाहे राहुल बैठा हो यहाँ पे, कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल आ गया, हर जगह क्लास 3 क्लास 4 कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया, उसमें हमारे लोग सबसे ज्यादा मारे गए। सफाई कर्मचारी देखिए क्या एजेंसी के थ्रू आता है, 12,000 15,000 पे काम कर रहा है, और वो भी लगने से पहले 25,000 घूस देना पड़ता है। तो जो एजेंडा था मनुस्मृति का कि दलितों के पास धन नहीं होना चाहिए, जेवर नहीं होना चाहिए, आप में से बहुत के बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे, वैकेंसी कुछ निकलती है नहीं निकलती है। रेलवे इतना बड़ा एम्प्लॉयर था, बाबू जगजीवन राम ने लाखों नौकरियां रेलवे में लगवाई, लाखों। अब नीचे से खत्म हो गया सब, क्या जी, उस पर कोई चर्चा नहीं। हुक्मरान बन लेंगे तब रेल खरीद लेंगे, नहीं तब तक बिकने दो। ये ड्रीम न बाबा साहब का था, न बाबू जगजीवन राम का था, धीरे धीरे कुछ था ही नहीं। दलितों के पास कोई बैंक थे, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो उसका लाभ आपको नहीं मिला। जनरल मैनेजर बन रहे हैं बैंक में, हैं? लोन पे फ्लैट ले रहे हैं, लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं। नेताओं पे दबाव डालिए। आप में से कोई डॉक्टर होंगे, कितना मेडिकल कॉलेज में फीस दिए थे जरा बताइए। अभी मैं लखनऊ में गया था, पूछा एक आदमी से कि कितना स्कॉलरशिप मिलता था स्टाइपेंड, बोला 12 रुपया महीना 60s में। आज मिल रहा है क्या? फॉरेन स्कॉलरशिप बाबा साहब ने तो भेजे थे, वो भी योजना के तहत भी लोगों को भेजे थे, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, सब सीखने के लिए। बाबा साहब मैनिफेस्टो तैयार करते थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ये मैनिफेस्टो हमारा घोषणा पत्र है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ये घोषणा पत्र है। कोई मैनिफेस्टो आजकल हमारा नेता लोग निकालता है? सबसे बड़ी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, देखिए रोस्टर का आंदोलन हम लोगों ने चलाया था विश्वविद्यालय में, आपको याद होगा, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया था
कि आपके बच्चे जो है ना कभी जिंदगी में प्रोफेसर नहीं बनते। सड़क पे लड़ना पड़ा, तब जाके 200 पॉइंट रोस्टर आया, लेकिन समाज में हलचल नहीं है, क्योंकि सब नौकरी पेशा मिडिल क्लास जैसे चल रहा है चलना, तो मेरा तो घर बना ही हुआ है ना, यही ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई खर्चा नहीं। बोलेंगे जरा स्पॉन्सर कीजिए, किताब रिसर्च करना है। तो जिस समाज का पूरा ध्यान सिर्फ पॉलिटिक्स पे केंद्रित हो,